So good morning everyone. I hope you all are doing well. So we have Yes, ma'am. Good started with morning, ma'am. operating system architecture. कल हमने operating system architecture start किया था. So under this Yes, ma'am. we have discussed about what actually operating system is. Operating system architecture. It is divided into two modes. One is kernel mode. The other one is user mode. We had discussion over that, right? So we have also discussed about system call, what actually system call is, why it is required. So in continuation with our discussion, let's see what actually shell is. So this is the whole system structure. ये सारा system structure है, ये हमने कल discuss किया था. बेसिकली जब भी कोई भी एप्लीकेशन चलती है यूजर मोड में, यूजर उसको इनिशिएट करता है. एप्लीकेशन को जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन फेच करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मेन मेमोरी से, अगर हार्ड ड्राइव से, मेन मेमोरी से, जहाँ से भी चाहिए, तो वी हैव टू इंस्ट्रक्ट, हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा. सो एप्लीकेशन जो है वो रिक्वेस्ट करेगी शेल को. शेल जो है ये यूजर मोड के पास होता है. ये उसकी रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट करेगा यूजर लेवल टू मिडल लेवल लैंग्वेज. मिडल लेवल से फिर कर्नल के पास जाएगी रिक्वेस्ट. कर्नल उसको कन्वर्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मशीन लैंग्वेज में, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे एक्चुअली डील करेगा हार्डवेयर के साथ, और वहां से वो इंफॉर्मेशन आपको फेच करके देगा. सो दिस इज द होल Yes, ma'am. प्रोसीजर. ठीक है. सो कर्नल जो है दैट इज मोर क्लोजर टू ऑपरेटिंग सिस्टम. कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है. इट इज काइंड ऑफ अ लेयर ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इंस्ट्रक्शंस को मिडल Yes, ma'am. लेवल लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस पे वर्कआउट करवाती है. बट शेल जो है दैट इज मोर क्लोजर टू यूजर मोड. ये यूजर मोड के पास होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज को मिडल लेवल या मशीन लेवल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. सो यूजुअली इट कन्वर्ट्स यूजर लेवल लैंग्वेज टू मिडल लेवल लैंग्वेज ओनली, नॉट द मशीन लेवल लैंग्वेज. So let's Okay, ma'am. see the part of shell is. So basically, shell is a software that provides an interface to the user of an operating system, which provides access Okay, to ma'am. services of kernel. So basically, जैसे मैंने पहले भी बताया, shell is what it is, an interface for user of an operating system to provide access to the services of kernel. शेल जो है इट इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन कर्नल एंड द यूजर एप्लीकेशन, जो इसको एक्सेस करवाने में हेल्प करती है, इसको इंस्ट्रक्शंस भेजने में हेल्प करती है. सो एज द नेम शेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम शेल्स, being the outer layer of interface between the user and the internal operating system. So it is a layer over the kernel that is helping us to interact, to interface between operating system and the users. Operating system shell is divided into basically two categories. The one category is command line, the other one is graphical. सो व्हेन वी आर इनटू कमांड लाइन जब भी हमने यूज करनी है शेल्स की, सो दे आर एमएस डॉस पे हम कमांड्स देते हैं. वो कमांड्स जो हैं वो इंटरप्रेट होती हैं, और इंस्ट्रक्शंस जो हैं कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती हैं. देन वी हैव जीयूआई फैसिलिटी एज वेल. जीयूआई फैसिलिटी में कौन सी फैसिलिटीज हो गई? योर ग्राफिकल इंटरफेस फैसिलिटीज कौन सी है? वो विंडोज. विंडोज क्या है? दैट इज ऑल्सो अ शेल. एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि यूजर्स कन्वीनियंटली इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को. ठीक है. सो विंडोज का जो ग्राफिकल इंटरफेस आपको दिख रहा है, जब भी आप ऑन करते हो आपको कुछ टैब्स दिखती हैं, कुछ टूल किट दिखती है, तो आप उनको इजीली यूज कर पा रहे हो. सो दिस पर्टिकुलर इंटरफेस इज एक्टिंग एज योर शेल.
इंस्ट्रक्शंस उसके बाद कन्वर्ट होती हैं मिडल लेवल या मशीन लेवल में, वो काम करता है कर्नल, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती हैं और उस पर वर्कआउट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंगली. सो दिस इज हाउ द होल सिनेरियो गोज. So moving ahead, we are having different kinds of operating system architectures. So we are almost having 5 architecture design for operating system. The one is monolithic operating system, layered architecture. Then we are having virtual machine architecture, exokernel architecture, and then lastly we are having client server architecture. So let's discuss one by one all. So firstly we are having monolithical architecture. So what it actually, अभी तक हमने जितने जो भी सिस्टम स्ट्रक्चर देखा है उसमें हमने बात की है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओवरऑल बहुत मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है. जो इनर कोर है दैट इज द हार्डवेयर, उसमें फिर कर्नल आता है, देन वी आर हैविंग शेल, देन यूजर एप्लीकेशंस और यूजर. तो ये क्या है बेसिकली, ये हमारे लेयर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं जिसपे एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, इसमें ये डिस्टिंक्शंस जो हैं, ये मॉड्यूल्स जो हैं अलग अलग, ये नहीं होते हैं. मोनो मीन्स ओनली वन विच इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. सो मोनोलिथिकल इज बेसिकली ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर वी आर यूजिंग फॉर डेवलपिंग द आर्किटेक्चर. एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए जिस आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है दैट इज द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. इसमें हमारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होते, उनके क्या क्या काम है. जैसे कर्नल का एक पर्टिकुलर जॉब है जो वो करेगा, सिमिलरली यूजर मोड एंड कर्नल मोड के अपने अपने काम है जो वो करेंगे, हमने डिवाइड किए हुए हैं, स्पेसिफाई किए हुए हैं. बट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में ये डेफिनेशंस मिसिंग होती हैं. हमारे पास मॉड्यूल्स जो है वो डिवाइडेड नहीं होते, उनको अपने अपने टास्क असाइन नहीं किए होते, ये सब हमने खुद करना होता है, मैनुअली करना होता है. So it consists of a single layer that performs all the functions of operating system. The concept of information hiding, that is the abstraction, is also missing in this architecture. यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर ही यही जाता है कि ये हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, हमें डेटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग प्रोवाइड करता है. लेट्स से यूजर ने एक इंस्ट्रक्शन शूट की है, उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो इंस्ट्रक्शन कैसे कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, वो टास्क जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा, उसको पहले वेटिंग में रखेगा या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा. तो ये सारे जो सिनेरियोज है ये डिफाइंड नहीं होते हैं, और ये यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके लिए हमें हाइडिंग मिलती है. हम यूजर को ये सब नहीं बताते कि सारे मैकेनिज्म किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं, बल्कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे देख लेता है. सो बट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में ये सारी चीजें मैनुअली ट्रांसपेरेंटली यूजर्स के सामने आती हैं. उनको हर पॉइंट पे हो सकता है इंस्ट्रक्ट करना पड़े कि ये चीज इस तरह से करी जाए या ये इस तरह से करी जाए. सो इसमें एब्स्ट्रैक्शन जो है, वो हाइडिंग लेयर जो है वो मिसिंग होती है. So therefore different users are able to observe and they can call for procedures, each other's procedure. Moreover, one module can call any other module without any major restriction. जैसे हमने रिस्ट्रिक्ट किया है शेल एंड कर्नल को. शेल जो है दैट इज द पार्ट ऑफ यूजर मोड और कर्नल जो है दैट इज द पार्ट ऑफ कर्नल मोड. सो इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली शेल के साथ डील नहीं कर सकता, यूजर डायरेक्टली कर्नल के साथ डील नहीं कर सकता. सो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एज वेल. तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो मोनोलिथिक में नहीं होती. कोई भी मॉड्यूल कभी भी किसी भी तरह किसी से भी डील कर सकता है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, बस हमें मैनुअली कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ डेफिनेशन चेंज करनी पड़ती हैं, एंड वी कैन interact. So in this particular architecture, the kernel interacts directly with the hardware. There is no distinction between user mode and kernel mode by operating system while executing an application program.
but yes, also a monolithic kernel is not very portable. हम किसी भी सिस्टम में डिवाइस में उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, and it gets loaded completely into memory to at boot time. So ये सारा का सारा जो कर्नल है, कर्नल इंस्ट्रक्शंस है, इसका प्रोग्राम है, ये सारा मेन मेमोरी में ही रिसाइड करता है और लोड होता है बूटिंग के टाइम. The operating system here provides services to users in the form of system call. सिस्टम कॉल के साथ ही हमें सर्विस मिलती है जैसे हमें रूटीन में मिलती है, बट सिस्टम कॉल्स को यहाँ कुछ टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं. They have certain provided functions such as positioning of procedural parameters on stack and executing trap instructions. So this particular instruction transforms the control of operating system बाय सिंपली स्वेपिंग द कंट्रोल. वो एक मोड से दूसरे में ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल जो है उसको स्विच कर देगी. सो इसी तरह ही हमें कंट्रोल अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मिल जाता है. So this is all about monolithic architecture, but there are certain limitations of monolithic architecture as well. It is difficult to modify as a whole because operating system has to be redesigned. हमें मैनुअली डिजाइन करना पड़ता है, तो हमें उनके लिंक्स नहीं पता. देयर आर नो स्टैंडर्ड्स, नो स्पेसिफिकेशंस. तो जब भी हमें मॉडिफाई करना है, वो हमें पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मॉडिफाई करना पड़ता है. हमें ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को हमने अपडेट करना है, उसको कर देंगे, बाकियों को नहीं. ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें मॉड्यूल्स ही नहीं है. तो हमें जब भी इसको अपडेट करना है, हमें एज अ होल ही अपडेट करना पड़ता है. देन फेलियर ऑफ सिंगल प्रोग्राम क्रैशेस द एंटायर सिस्टम, क्योंकि इसमें आइसोलेशन नहीं है, मॉड्यूल्स नहीं है अलग अलग. सो जब भी प्रोग्राम फेलियर होता है, सिस्टम क्रैश होता है, तो सारे के सारे थ्रू आउट प्रोसीजर को इम्पैक्ट होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एंटिटी को नहीं. then the modules are not organized in well defined manner. That is what I have said already. modules जो है उनको definitions नहीं दी जाती, उनके task allotted नहीं होते हैं, so they are not so much organized. So these are few of the limitations, disadvantages of monolithic architecture. Then moving on to next, we have layered architecture. As the name suggests, layered architecture में हमारे पास layering होती है, इसमें modules होते हैं. ठीक है, तो एक के ऊपर एक layer आती है. The inner core is the hardware. सबसे अंदर जो है, this is our hardware, which is the layer 0. ठीक है, so basically hardware here consists of various input output devices, CPUs, the main memory. The hardware act as a platform for an operating system. It provides computing resources for executing various application programs. So अगर कोई particular एप्लीकेशन है जिसको इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, वो भी यहाँ से मिल जाएंगे, मेमोरीज चाहिए वो भी मिल जाएंगी. सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. देन ओवर this hardware layer we are having layer 1 which is kernel. इसके ऊपर kernel की layer होती है. then basically kernel is the core of all operating system. It is the core, it is the very important layer or part of operating system. Kernel directly interact with hardware and schedule the execution of various tasks. And it also performs low-level functions such as reading the input from keyboard, displaying the output on the monitor, and in addition, a kernel also perform other functions such as memory management, scheduling, system accounting of various processes. So these all are the tasks that are done by kernel. Then we are having a service layer. Kernel के ऊपर layer 2, that will be the service layer. It interacts with kernel and the drivers. So it is actually bridging between shell or application and the kernel. So it is interacting with kernel. कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली कर्नल से डील नहीं करेगी. देयर इज अ सर्विस लेयर जो कोऑर्डिनेट करेगी कर्नल और ड्राइवर्स के साथ. Drivers are a set of specialized program, as we know, which are used to communicate with hardware, and
the service layer is responsible for maintaining security of users file and objects. So it is also providing us with certain level of data security and authentications. Only the authorized user can ask for particular resource and they can shoot the instructions for that. So this is how service layer is providing to. And over it we are having application or shell. So users create different applications as in MS DOS we are using MS Word, Paint, track players, Photoshop, whatsoever the software or application we are using, they all comes under this particular layer, and they are it executes these applications through shell. So shell is utility that is stored on the hard disk and is loaded into the main memory when kernel is invoked. So शेल भी मेन मेमोरी में ही रहता है, मेन मेमोरी में लोड होता है जब भी कर्नल इंस्ट्रक्ट करता है. So it acts basically acts as the interface between the user and the operating system. So this is all about the layered architecture. Again, we are having certain advantages and disadvantages of layered architecture. So firstly, let's discuss few of the advantages of layered architecture. It basically provides modular approach of the system. एक इसमें मॉड्यूलर अप्रोच किस तरह से है, हमारा जो सारा सिस्टम है ये अलग अलग लेयर्स में है और हर लेयर को एक पर्टिकुलर टास्क असाइन की गई है, उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन दी गई है. सो इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड. देयर इज अ मॉड्यूलर अप्रोच. इट सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ डीबगिंग एज वेल. जब भी सिस्टम वेरिफिकेशन या डीबगिंग करनी है, एरर डीबगिंग, तो हमें इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं इसमें कि किस लेयर में फॉल्ट आ रहा है, कहाँ एरर जनरेट हो रहा है. Okay, so then it also implements the concept of information hiding. इंफॉर्मेशन हाइडिंग या एब्स्ट्रैक्शन भी हमें इसमें मिल रही है. वो किस तरह से, जैसे यूजर लेवल या एप्लीकेशन लेवल पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ हार्डवेयर लेयर. और हार्डवेयर लेवल पे किस तरह से एलोकेशंस डी एलोकेशंस हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं, कब हो रही हैं, ये सारे मैकेनिज्म्स का यूजर एप्लीकेशन को कुछ लेना देना नहीं होता है. So there is a data hiding, information hiding और procedural hiding concepts are involved. तो हमें totally abstractions मिल रही हैं इसमें. But apart from these advantages, there are certain disadvantages to this also. The various disadvantages of layered architecture are each layers are actually adding cost to operating system. हर layer के लिए हमें cost जो है वो बेयर करनी पड़ रही है. दिस इज मोर एक्सपेंसिव. ये महंगा पड़ता है हमें क्योंकि हर लेयर के लिए एक अलग स्पेसिफिकेशन, एक अलग अलग मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करना पड़ता है. सो इट इज मोर ऑफ कॉस्टली थिंग एंड it requires careful planning for designing the layer as a higher layer and can be used functionality for only the lower layer. सो इसमें हमें ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ सकती है और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इस पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन एंड स्पेसिफाई करने के लिए. सो it requires more planning, more designing aspects, and it requires more cost as well. So these are the drawbacks of layered architecture. So I hope I have cleared at my part. So we'll be continuing the discussion. We are left with three of the operating system architectures, that are virtual machine architecture. Then we are having exokernel architecture and client server architecture. So we'll be discussing them in our next session. Otherwise, we won't be able to complete this.
So we are halting for now and we will be continuing in our next session. And if anyone is having any kind of doubt till now, अगर किसी को लेयर्ड आर्किटेक्चर में या मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में कोई भी डाउट है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं.